हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, 17 साल पहले आरुषि हत्याकांड, जो कि देश का एक बहुत ही चर्चित विषय रहा और पूरे देश को इस न्यूज़ ने झकझोरा था, आज फिर एक ऐसी न्यूज़ आई जिससे पता चला कि एक बच्ची जिसका नाम राधिका यादव था, उसके पेरेंट्स के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न ये है कि क्या माता पिता अपने ही बच्चों की जान ले सकते हैं, या फिर सवाल ये है कि क्या भारतीय पारिवारिक संरचना में कुछ टूट रहा है। भारतीय समाज में परिवार हमेशा से ही एक संस्कारों की पाठशाला और संरक्षण की दीवार की तरह माने गए हैं, लेकिन जब वही परिवार बच्चों के लिए असुरक्षित जगह बन जाए, जब प्यार की जगह दबाव और सुरक्षा का डर घर करने लग जाए, तो ये प्रश्न उठना लाजमी है। और उसके साथ साथ आप इस बात को भी समझिए कि यह केवल एक महज आपराधिक घटना नहीं है, यह वास्तव में एक गहराता हुआ समाजशास्त्रीय संकट है। ये परिवारों की टूटन है। और आरुषि तलवार से लेकर राधिका यादव तक, क्या ये घटनाएं हमें चेतावनी नहीं दे रही हैं कि हमारी पेरेंटिंग अब टॉक्सिक बनती जा रही है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी घटना का विश्लेषण करेंगे और इस घटना का विश्लेषण भारतीय समाज और परिवार में आ रहे बदलावों को लेकर करेंगे और टॉक्सिक पेरेंटिंग को लेकर करेंगे। वास्तव में यह मुद्दा इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपसे GS में पूछा जा सकता है, और इसलिए इसको बहुत गंभीरता से आपको भी सोचना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है आरुषि तलवार से राधिका यादव तक क्या बढ़ रही है टॉक्सिक पेरेंटिंग। इसमें सबसे पहले हम इन दोनों मामलों का एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं और इस ब्रीफ में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों मामले एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों मामलों में प्रश्न भी एक ही जैसे हैं। सबसे पहली चीज, आरुषि तलवार केस की अगर हम बात करें तो आरुषि तलवार केस में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस आरुषि तलवार केस में जो डॉक्टर दंपति नूपुर और राजेश तलवार हैं, उन पर अपनी 14 वर्षीय बेटी की हत्या का आरोप लगा। इसके साथ राधिका यादव केस की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में 25 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के पिता द्वारा उसकी हत्या का आरोप लगा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन दोनों में ही प्रश्न एक जैसे हैं। और वो प्रश्न क्या हो सकते हैं कि क्या भारत में अब परिवार भावनात्मक सुरक्षा का केंद्र नहीं रहे? क्या परिवार से भावनात्मक सुरक्षा की जो गारंटी होती थी अब वो नहीं रही? दूसरा बड़ा प्रश्न, पेरेंटिंग क्या केवल अब एक सक्सेस को उत्पादक मानने लगे हैं? पेरेंटिंग में केवल और केवल सक्सेस को ही पॉजिटिवली लिया जाएगा, फेल्योर्स को नहीं लिया जाएगा? तो क्या पेरेंटिंग का मतलब केवल और केवल सक्सेस और इनकम जनरेशन है? क्या ये घटनाएं हमें चेतावनी नहीं दे रही हैं कि हमने सुनने और समझने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें थोड़ा ह्यूमन होने की और ज़्यादा ज़रूरत है? और क्या आज के दौर में परिवारों की भूमिकाएं बदल गई हैं? तो देखते हैं इस समय और इन घटनाओं के आलोक में क्या समाज शास्त्र कहता है, क्या सोशियोलॉजी कहती है कि समाज में ऐसी टूटन क्यों आती है, परिवारों में ऐसा बिखराव क्या होता है और क्यों होता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम इसको थोड़ा सा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखेंगे। तो भारतीय, इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि भारतीय परिवारों की संरचना कैसी थी और वो संरचना किस प्रकार से बदलती जा रही है। तो आपको पता होगा कि भारतीय परिवार मूलतः जो है, हमारे जो पारंपरिक पारिवारिक कल्पनाएं हुआ करती थी वो संयुक्त परिवार की कल्पना थी, जिसमें सभी एक साथ रहते थे। और इस पारंपरिक भारतीय परिवार में संयुक्त परिवार, सामूहिकता और माता पिता का सम्मान, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से साथ दिया करते थे, बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है, अगर हम देखें तो ये संरचनात्मक कार्यात्मकता का एक सिद्धांत है जो टालकॉट पर्सन्स ने दिया था। टालकॉट पर्सन्स कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर समाज में एग्जिस्ट करती है तो उसकी उपयोगिता होती है, उसके अंदर संरचनात्मकता होती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो परिवार जो है वो समाज का आधार रहा, जिसमें से प्रत्येक सदस्य अपनी एक प्री डिफाइंड भूमिका निभाता है। देखिए, संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या होता था? संयुक्त परिवार प्रणाली में सभी निर्णय परिवार के मुखिया के द्वारा लिए जाते थे। दूसरी,
बात जो खास थी वो क्या थी कि इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी कि पुरुष की सर्वोच्चता हुआ करती थी, और साथ ही साथ इसमें इंडिविजुअलिस्टिक पहचान नहीं होती थी, परिवार की पहचान होती थी। तो तीन बड़े एलिमेंट जो रहे संयुक्त परिवार की व्यवस्था के, वो थे संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत अपनी इंडिविजुअल पहचान नहीं होना, एक सामूहिक पहचान होना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का होना, और निर्णय घर के मुखिया के द्वारा लिया जाना। वहाँ से चेंज होकर जब हम आधुनिक समय में आए तो हमारा जो सिस्टम बना, जो आधुनिक बदलाव का सिस्टम बना, वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का बना। और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का उदय जो हुआ उसके पीछे एक बड़ा कारण शहरीकरण रहा और व्यक्तिवाद रहा। ये जो न्यूक्लियर फैमिली आती है उसके लिए समाजशास्त्र में जो सिद्धांत है वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी को डिफाइन करता है, और कन्फ्लिक्ट थ्योरी इसको अच्छे से समझाता है कि परिवार में शक्ति असंतुलन, यानी कि पितृसत्ता, लिंग और असमानता, और उसके साथ साथ आर्थिक सामाजिक दबाव और तनाव पैदा हुए। जब न्यूक्लियर फैमिलीज बनी तो उनके साथ जो समस्याएं क्रिएट हुई वो क्रिएट हुई कन्फ्लिक्ट की, क्योंकि अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो भी इंडिविजुअलिस्टिक पहचान चाह रहे हैं। तो यहाँ पर समस्या शुरू हुई और परिवार में जो संघर्ष हुआ वो पितृसत्ता के खिलाफ हुआ, लैंगिक असमानता के खिलाफ हुआ, और आर्थिक सामाजिक दबाव जो विश्व का, जो समाज का भारत के ऊपर पड़ रहा है, परिवारों के ऊपर पड़ रहा है, उसका भी एक बड़ा एलिमेंट रहा इस पारिवारिक विखंडन में। तो अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार प्रणाली और आधुनिक प्रणाली में, तो आधुनिक संरचना में अगर हम देखें तो जो एकल परिवार होते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इंडिविजुअल डिग्निटी भी आती है। महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ी, महिलाओं के अंदर सम्मान की इच्छा बढ़ी, उन्होंने समाज में बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए और की भी। महिलाओं को स्वतंत्रता मिलती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो व्यक्तिगत पहचान तो बनती ही बनती है। हर व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस, अपने अचीवमेंट्स के बेस पर अपनी पहचान बनाता है। लेकिन जब हम मध्यम वर्गीय परिवारों में जाते हैं और ये संयुक्त परिवार से स्विच होता है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, तब हम देखते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों में किस प्रकार से संघर्ष शुरू होता है। जो संघर्ष की थ्योरी है वो कैसे इम्प्लाई होना शुरू होती है। सबसे पहली चीज़ आर्थिक कारण। अगर आप देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से जैसे हम रिसेंट हत्या की बात करें तो उसमें क्या था, उसमें बड़ा कारण ये था कि पिता ने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी टेनिस एकेडमी में, और एक बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हें रिटर्न चाहिए था। और रिटर्न के साथ साथ जो सामाजिक ताना था, बेटी की कमाई खाने वाले का ताना था, वो कहीं ना कहीं उसके मेल ईगो को हर्ट कर रहा था। शिक्षा, अगर आप देखें तो आप बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। तो ये जो क्लैश होगा, ये क्लैश परिवार में टूटन पैदा करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ जितना भी आप निवेश करते हैं उतना ही आपकी नियंत्रण की इच्छा होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इनके पिता ने करीब 2.5 करोड़ रुपए टेनिस एकेडमी में लगा दिया, तो जाहिर सी बात है वो उस पर नियंत्रण चाहते हैं। अब बच्चा अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहता है। तो ये जो एक सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कारण हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो सत्ता की चाहत है, सत्ता अपने हाथ में बनाए रखने की, पितृसत्ता अपने हाथ में बनाए रखने की पुरुषों की चाहत है, वो और ज़्यादा इसको बुरी स्थिति में ले जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो परिवार की संरचना को जो स्वरूप बदला, उसमें पारंपरिक भारतीय परिवार और आधुनिक बदलाव, इन दोनों स्थितियों में आप पाएंगे कि मध्यम वर्ग जो है वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हुआ, और इसकी वजह से परिवारों में एक विखंडन जैसी भावना शुरू हुई, और वहाँ पर वो जो फीलिंग थी एक साथ रहने की, एक साथ चीज़ें करने की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। इस पर एक बहुत अच्छी थ्योरी इमाइल तरकीम की भी है, जिन्होंने एनोमी का सिद्धांत दिया। एनोमी का सिद्धांत ये कहता है कि सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के विघटन से संबंधित है यह सिद्धांत। और यह सिद्धांत ये बताता है कि जब समाज में परिवर्तन होते हैं, हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, या सामाजिक मानदंड स्पष्ट नहीं होते, जहां पर भ्रम की स्थिति होती है, तो लोग भ्रमित होते हैं और लक्ष्यहीन महसूस करते हैं, जिससे अपराध
या आत्महत्या जैसे नकारात्मक व्यवहार हो सकते हैं। यह एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जिसमें सामाजिक नियम, मानदंड और नैतिकता कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण लोग दिशाहीन और असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। अगर हम फ्रेंच शब्द एनोमी की बात करें तो इसका तात्पर्य होता है नियमों की अनुपस्थिति या नॉर्मलेसनेस। यानी कि एमिल दर्खीम जो है वो अपनी थ्योरी में ये कहना चाहते हैं कि जब भी समाज में परिवर्तन आते हैं, जब समाज ट्रांजिशन के दौर में होता है, वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था के बीच में शिफ्ट हो रहा होता है, उस दौरान समाज में एक ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं कि लोगों के पास स्पष्ट नियम नहीं होते, वे अपने लक्ष्यों का सही निर्धारण नहीं कर पाते, वे अपनी भावनाओं के हिसाब से सही तरीके से चीज़ों को सोच नहीं पाते, और वहाँ पर ये क्लैश शुरू होते हैं, ये विवाद शुरू होते हैं, ये डोमिनेंस को लेकर के, ये अपनी पोजीशनिंग को लेकर के हर पक्ष के बीच में कहीं ना कहीं एक समस्या होती है, और यही चल करके समाज में बढ़ते हुए अपराध और आत्महत्या तक जैसी स्थितियों को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। और आप अगर देखें तो ये केवल 2 बच्चियों की हत्या का मुद्दा नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कुछ ऐसी न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी कि किसी ने अपनी पति को मार दिया, किसी ने कहीं मार दिया अपने पति को। तो ये सब जो घटनाएं आप समाज में देख रहे हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं इसी सोशल डिस्टर्बेंस और क्लैश से निकल कर आ रही हैं, और यहाँ पर नए नॉर्म्स और नए पैरामीटर्स समाज में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अलग ढंग से देखना होगा। समाजशास्त्र इसके बारे में बहुत गहरे अध्ययन कर चुका है, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आएगी। अगर हम इसको सामाजिक स्तरीकरण यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और मध्यम वर्गीय संघर्ष के तौर पर देखें तो जो मध्यम वर्गीय मानसिकता है वो कैसी है, तो मध्यम वर्गीय मानसिकता जो है वो सामाजिक गतिशीलता से प्रभावित होती है। यानी कि वे हमेशा ये समझना चाहते हैं, वे हमेशा अपने आप को ऊपर यानी कि अपर क्लास में शिफ्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, उनके अंदर स्टेटस एंजाइटी होती है, वे सामाजिक स्थिति की चिंता बहुत करते हैं। उन्हें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, मेरे बेटे के बारे में लोग क्या बोलेंगे, मेरी बेटी के बारे में लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। वो जो थॉट है ना, वो जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हॉलमार्क है। और इसके साथ साथ दिखावे की प्रवृत्ति भी इस समूह में बहुत है, यानी कि बाहरी छवि को बनाए रखना इनका एक तरीके से आप कह सकते हैं नैतिक कंपल्सन होता है, वो ये करते ही करते हैं। तो ये तो मध्यम वर्गीय मानसिकता है जो इस समस्या को और बढ़ाती है। और आर्थिक दबाव अगर हम देखें तो सबसे पहली बात अपेक्षाओं का बोझ है, ठीक है। जब वे सोचते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है, बच्चे पर इन्वेस्ट किया है, लड़की पे इन्वेस्ट किया है, तो वे उससे रिटर्न भी चाहते हैं। निवेश करने के बाद भी दबाव होता है, पैसा लगाने के बाद उन्हें रिटर्न की उम्मीद होती है। और सामाजिक तुलना, ये सबसे बड़ा दबाव जो बच्चों पर पड़ता है कि आप दूसरों से अपने बच्चों की तुलना करने लगते हैं और आप उनकी हर एक सफलता के आधार पर बच्चों को ताने देते हैं। यहाँ से विभाजन शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है बच्चे के मन में आपके प्रति विद्रोह। तो वास्तव में पितृसत्तात्मक जो परिवार है, जो व्यवस्था है, उसकी बहुत इनहेरेंट सी प्रॉब्लम है, उनकी बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। जैसे उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण की प्रवृत्ति होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से वो क्या करते हैं, उनको हमेशा अपना नियंत्रण स्थापित करके रखना होता है। उन्हें लगता है कि अगर उनका नियंत्रण कम हुआ बच्चों से तो वे अपने आप को उसका पनिशमेंट देना, अपने आप को बुरा महसूस कराना और उसी के साथ साथ बच्चों को बुरा महसूस कराना ये शुरू कर देते हैं, है ना। और एक सम्मान के नाम पर जो हिंसा होती है, एक जो समाज में एक बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये देखा गया है, ये बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा आप देखते रहे हैं भारतीय समाज में ये होता रहा है। और एक तरीके से ड्युअलिज्म है, एक तरीके से अंतर विरोध ये है कि आप शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करेगा और आपका उसके साथ फिर विवाद शुरू होगा। अब अगर इस मामले में हम फेमिनिस्ट के सिद्धांतों को देखें, महिलावादी सिद्धांतों को देखें, तो महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि उनके लिए घर और बाहर दोनों जगह एनवायरनमेंट अलग है। उनको निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का विभाजन हमेशा देखना पड़ता है। घर के अंदर उनके ऊपर अलग तरह से नियंत्रण किया जाता है, बाहर के लिए कहा जाता है कि आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। तो उनके अंदर एक स्विचिंग की पोजीशन रखी जाती है कि तुम घर में नियंत्रित रहो, बाहर स्वतंत्र हो। और इसके साथ साथ जो पावर डायनामिक्स है फैमिलीज़ में, वो बहुत ज़्यादा
चेंज होती जा रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और शक्ति का संघर्ष जब पुरुष को करना पड़ता है और उसके ऊपर चैलेंज दिखता है तो वो हमेशा हिंसा का सहारा लेता है, जो कि एक तरह से पार्श्विक प्रकृति आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंसा कभी भी मानवीय नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो शक्तियों का संघर्ष है वो हिंसा का सहारा लेकर के फिर अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी के साथ साथ समाजशास्त्र में अगर हम देखें या सामाजिक थेरीज के दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं वो ये मानते रहे हैं कि समाज में विकास के डिफरेंट चरण होते हैं और हमारा समाज विभिन्न चरणों से गुजरता है। जब एक समाज दूसरे चरण तक जा रहा होता है, उस दौरान मूल्यों के टकराव होते हैं और नए नॉर्म्स एस्टैब्लिश होते हैं, और ये विवाद की स्थितियां, ये हिंसा की स्थितियां, ये आत्महत्या और हत्याओं जैसे अपराध इस दौर में ही सबसे ज़्यादा होते हैं, जब तक सोसाइटी स्टैब्लिश नहीं हो जाती, वो अपने नॉर्म्स को स्टैब्लिश नहीं कर लेती। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसका हम समाधान क्या कर सकते हैं, आखिर सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन ये है कि हम इसको अलग अलग लेवल से सॉल्व करें। जैसे अगर हम इसको व्यक्तिगत स्तर पर देखें, पर्सनल लेवल पर देखें, तो हमें परिवार में संवाद की स्थिति को बनाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि परिवार में सभी लोग एक दूसरे से संवाद करें और इसके साथ साथ बच्चों के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो, उनकी भावनाओं को आप समझें और बच्चे भी माँ बाप की भावनाओं को समझें। ये संवाद से ही स्थापित होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप अपने जो मानसिक विकार हैं जिसकी वजह से आप में एग्रेशन है, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और लैंगिक संवेदनशीलता एक बहुत क्रूशियल मुद्दा है। जब तक ये व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति के मन से नहीं निकलेगा, और लैंगिक संवेदनशीलता सिर्फ पुरुषों में ही नहीं है, ऐसा नहीं है, महिलाएं भी इस मामले में लेकर के वे बेहतर ढंग से सोचती नहीं हैं, समझ नहीं पाती हैं कई बार, और उन्हें लगता है कि वे हमेशा पीड़ित वर्ग में हैं। उन्हें भी अपने सशक्तिकरण के लिए खुद से प्रयास करने चाहिए। पीड़ित समझना कभी उपाय नहीं होता। उपाय यह है कि आप आगे बढ़िए और समझ डेवलप करिए, मानसिक स्वास्थ्य बनाइए, संवाद की संस्कृति बनाइए। ये द्विपक्षीय चीज़ है। और इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए, जिससे लोगों की सोच, समझ और एनालिसिस करने की पावर में बेहतरी हो। मीडिया को और जागरूकता फैलानी चाहिए। मीडिया को सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। जैसे अगर आप देख रहे हैं ये न्यूज़ है तो उसकी सनसनी फैलाने में लग गए। वे लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते, वे बताना नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं। तो हमें उन चीज़ों में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम और सामुदायिक सहयोग को भी सामाजिक स्तर पर करना चाहिए। अगर किसी भी परिवार में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं या उनके अंदर इस तरीके की चीज़ें शुरू हो रही हैं, वहाँ पर समाज को भी आगे बढ़ के साथ आना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। नीतिगत स्तर पर देखें तो कानूनी सुधार, जिसमें बेसिकली जेंडर बेस्ड जो हिंसाएं होती हैं उसको लेकर के कानूनों को और ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा में बेहतरी करनी चाहिए और जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम लगातार किए जाने चाहिए, सरकार की ओर से, एनजीओज की ओर से और समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से, संस्थानों में, हर जगह पर। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ये दो हत्याएं, जिन्हें हम महज हत्याएं नहीं मान सकते, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। भारतीय समाज एक बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। आरुषि तलवार हों या राधिका यादव हों, इस मामले को सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं माना जा सकता, बल्कि हमारे समाज में जो संरचनात्मक समस्याएं हैं ये उसको दर्शाता है। जब तक हम पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच में संतुलन नहीं बना पाएंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। सामाजिक बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे सकारात्मक दिशा में लेना हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक पुरातन विचारधारा से चिपके नहीं रहना चाहिए। परिवार और समाज के स्तर पर संवाद करना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए और सहयोग की भावना से ही हम इस तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस पूरे मामले को एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से और इंडियन सोसाइटी और फैमिली के दृष्टिकोण से समझते हैं। अगर आपको कोई भी राय देनी है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आज टेलीग्राम आईडी देना भूल गया आपको। मेरी टेलीग्राम आईडी है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी हमारी वीडियोस होते हैं, उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब भी कभी आपको कोई आवश्यकता है, कोई समस्या है, पढ़ाई को लेकर के दिक्कत हो रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, गुरु कृपा सेल चल रही है। गुरु कृपा सेल जो 15 तारीख यानी कल तक ही चलेगी और ये लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच के लिए है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अभी उन्होंने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिए एक अच्छा ऑफर है, एक अच्छा ऑप्शन है। आप हमारे साथ जुड़िए, बेहतर ढंग से डेली तैयारी करिए, लगातार अपने बुक्स, मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सब कुछ प्राप्त करिए, मेंटोर का गाइडेंस प्राप्त करिए। और अब सारी क्लासेस आप देखते हैं, जो बच्चे इनरोल हैं, अगर आपसे उनकी बात होती है तो रेगुलर क्लासेस बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ के साथ, स्टडी मटेरियल आपको तुरंत मिलता है और उसके साथ साथ मेंटोर का सपोर्ट रहता है 24/7। तो इस तरीके से आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू हर एक सेगमेंट पर बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से संभाल कर आपको तैयार कराया जाता है। और ये तैयारी करने के लिए आपको जो फीस देनी होगी वो केवल 24,999 रुपये देनी होगी। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाली फ़ीस आपको तब केवल पड़ेगी जब आप वहाँ पर फैकल्टी कोड में पीके लाइव इस्तेमाल करेंगे। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, पीके लाइव, आपको स्टडी आई के ऊपर सारे कोर्सेज बहुत सस्ते मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।